हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में चैप्टर 6 जैव प्रक्रम को लेकर आया हूं, जिसमें हम मानव में परिवहन तंत्र को लेकर आए हैं, यानी सर्कुलरी सिस्टम को। तो इस प्रकार आपको इससे पहले हमने जीव विज्ञान में देखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से लेकर आए हैं। जो सारे नोट्स आपने एनसीईआरटी की बुक से हमने तैयार किए हैं, जो आप अच्छी तरीके से फैक्ट टू फैक्ट सारी चीज़ें आपको हम बताते चले जा रहे हैं। कक्षा 10 के स्टूडेंट कहते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीव विज्ञान से कोई भी प्रश्न आसानी से मिस नहीं करेंगे। जो हम प्रकरण पढ़ा रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। और नए वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आपको क्रम से सही रूप से जीव विज्ञान को पढ़ सके। आज हम चलते हैं मानव परिवहन तंत्र में। तो मानव परिवहन तंत्र में देखा जाए तो मानव शरीर में दो तरह से पदार्थों का परिवहन होता है, एक तो लसिका के द्वारा होता है, दूसरा रक्त के द्वारा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे मानव शरीर में जो है शरीर में दो प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, एक तो रक्त परिवहन तंत्र, एक लिम्फ परिवहन तंत्र, या फिर इसे हम लसिका परिवहन तंत्र भी कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए तो रक्त परिवहन तंत्र है, क्योंकि रक्त के माध्यम से ही महत्वपूर्ण रूप से परिवहन होता है। अब देखा जाए किंतु इसमें लिखा है किंतु मानव शरीर में मुख्य परिवहन तंत्र रक्त परिवहन तंत्र होता है, जिसमें रक्त यानी ब्लड की भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि रुधिर परिवहन तंत्र की खोज, अब ये रुधिर परिवहन तंत्र है, इसकी खोज किसने की थी तो ध्यान रखना विलियम हार्वे ने सबसे पहले रुधिर परिवहन तंत्र की खोज की थी। आगे चलें तो परिवहन होता क्या है आप जानते हैं। परिवहन में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को की ढुलाई होती है, यानी ढोया जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में परिवहन का काम यानी पदार्थों का आवागमन कैसे होता है, वो परिवहन से होता है। उसी को हम रुधिर परिवहन या रक्त परिवहन या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। एक स्थान से शरीर के दूसरे स्थान तक पदार्थों को लाना व ले जाना परिवहन कहलाता है। परिवहन में मुख्य भूमिका रक्त की रहती है। मानव में बंद और दोहरा परिसंचरण होता है। तो आइए चलते हैं हम बंद समझ लेते हैं। बंद का मतलब होता है रुधिर हमारे शरीर में नलिकाओं के अंदर बहता है, यानी ये एकदम खुले तालाब की तरह नहीं होकर बंद नलिकाओं में बहता है, इसलिए इसे हम बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। और दोहरा इसलिए कहते हैं क्योंकि रुधिर जो है शुद्ध और अशुद्ध दोनों बहते हैं, तो शुद्ध अशुद्ध दोनों साथ में बहते हैं और कभी दोनों मिलने नहीं पाते हैं, इसलिए इसे हम दोहरा परिसंचरण यानी दो तरह से हमारे शरीर में बहता है, एक शुद्ध रुधिर अलग बहता है, अशुद्ध रुधिर अलग बहता है, और इस प्रकार दोनों बहते हैं, इसीलिए इसे हम दोहरा परिवहन तंत्र भी कहते हैं। अब परिवहन तंत्र में मुख्य भूमिका रक्त की है, तो आइए रक्त की संरचना यानी ब्लड की संरचना को ही सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो रक्त की संरचना को समझने के लिए आइए चलते हैं कि रक्त है क्या। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यहाँ पर आपको समझना होगा। रुधिर कैसा है, एक ऊतक है। ऊतक भी कैसा है, द्रव ऊतक है, यानी तरल ऊतक है। तो हमारे शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक द्रव ऊतक है, तो द्रव ऊतक होता है रक्त यानी ब्लड, जो नलिकाओं में बहता है। जिन नलिकाओं में बहता है उन्हीं को हम रुधिर वाहिनियाँ कहते हैं। रुधिर वाहिनियाँ दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम धमनी और सिरा कहते हैं। ये आगे जब हम आपको हृदय बताएंगे तब आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। यहाँ पर हम चलते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर देखा जाए मुख्यतः दो भागों से बना होता है। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा भाग होता है, दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। तो प्लाज्मा देखा जाए हमारे शरीर में 55% भाग बनाती हैं, जबकि रक्त कणिकाएं 45% बनाती हैं। या कभी कभी ये 55 से 60 लिखा होता है, ये 40 से 45 लिखा होता है। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले प्लाज्मा को समझते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% भाग बनाता है, या फिर कह सकते हैं 55 से 60% तक भाग बनाता है। अब रक्त का तरल भाग जो होता है, रक्त का तरल भाग का मतलब होता है द्रव वाला भाग जो होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। समझते चलिए आप सारी बातें, आप ब्लड से कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% तक जल होता है। 8 से 10% तक प्रोटीन, खनिज, कार्बनिक पदार्थ व अन्य पदार्थ विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो प्लाज्मा में एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन भी पाई जाती हैं। एल्बुमिन क्या करती है, पराक्षण में सहायक होती है, जबकि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होती हैं रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं।
इसके अतिरिक्त देखा जाए प्लाज्मा में मुख्यतः सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ये उपस्थित होते हैं जो विभिन्न सहयोग में सहायक होते हैं। प्लाज्मा में देखा जाए ग्लूकोज, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन ये भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ ही हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, विभिन्न जो टूट-फूट को सुधार करते, वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी ये भोजन के रूप होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ जो हैं वो रक्त के प्लाज्मा भाग से परिवहित होते हैं, यानी इनका संवहन किसके माध्यम होता है? रक्त के प्लाज्मा भाग से। तो आप इतना समझ जाएंगे। तो प्लाज्मा के मुख्य कार्यों की अगर जो बात की जाए तो प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या होता है? नंबर 1, प्लाज्मा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। तापमान, हमारे शरीर का जो तापमान है वो प्लाज्मा के द्वारा नियंत्रित होता है। और तापमान देखा जाए अगर जो तो मनुष्य का तापमान फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाए 37 डिग्री होता है, और जबकि केल्विन में देखा जाए 310 डिग्री केल्विन होता है। प्लाज्मा खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। अभी हमने आपको बताया था खाद्य पदार्थों का संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा। और साथ में एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है, जो परासरण दाब को नियंत्रित करती है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन होती हैं इनकी जो रुधिर का थक्का जमाने यानी स्कंदन, रुधिर के स्कंदन में सहायक होते हैं। इस प्रकार ये प्लाज्मा के प्रमुख कार्य हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं रुधिर के दूसरे भाग यानी रक्त कणिकाओं की ओर। अब रुधिर कणिकाओं की ओर चलें तो रक्त में रक्त कणिकाएं लगभग 45% भाग बनाती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स। तो रेड बेसिल्स कैपिलरीज, डब्ल्यू यानी व्हाइट बेसिल्स कैपिलरीज, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट, श्वेत रुधिर कणिकाओं को ल्यूकोसाइट और रुधिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आप भली भांत इन नामों को भी अच्छी तरीके से समझ ले जाएंगे, ताकि आज के पैटर्न में देखा जाए एग्जामिनर इन नामों को ज़्यादा प्रयोग करता है। आइए हम लाल रुधिर कणिकाओं यानी एरिथ्रोसाइट यानी रेड वेसल्स कैपिलरीज को डिटेल में समझते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं की बात की जाए तो भ्रूणावस्था में यकृत से तथा जन्म के बाद अस्थि मज्जा में बनती हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया था थोड़ा। तो अस्थि मज्जा में देखा जाए कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में बनती हैं जब जन्म हो जाता है। और भ्रूणावस्था में कहाँ बनती हैं? भ्रूणावस्था में यकृत में बनती हैं। इनकी संख्या सर्वाधिक होती है हमारे शरीर में। देखी जाए कौन कणिकाएं सबसे अधिक होती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी ही सबसे अधिक होती हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि भ्रूणावस्था में यकृत में बनती हैं, जबकि जन्म के बाद अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और अस्थि मज्जा कहाँ होती है? जो हमारे शरीर की बड़ी हड्डियाँ होती हैं। तो बड़ी हड्डियों में क्या होता है? अस्थि मज्जा यानी ये हड्डी हो जाएगी। हड्डी के बीच में एक भरा रहता है बोन मेरो, जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। तो इसी अस्थि मज्जा के द्वारा जो है रुधिर लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। और ये सभी हड्डियों में नहीं, जो कोल बड़ी हड्डी होती है उन्हीं में अस्थि मज्जा में होता है। अब आगे चलते हैं तो इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है 45 से 50 लाख मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर क्यूब मतलब आयतन में, घन आयतन में होती हैं। इनकी संख्या 45 से 50 लाख तक। और इनका जीवन काल की बात करी जाए तो लगभग 120 दिन होता है। 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं लाल रुधिर कणिकाएं। इसके अतिरिक्त देखा जाए इनकी मृत्यु तिल्ली यानी स्प्लीन में होती है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पूछा जाता है कि आरबीसी की कब्रगाह क्या है। कब्रगाह का मतलब इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? तो इसे हम कह सकते हैं तिल्ली यानी स्प्लीन में होती है। आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं, यानी इनमें केंद्रक कोशिकाओं में नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है, जिनके कारण इनका रंग लाल होता है। यानी रुधिर कणिकाओं का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। जबकि अपवाद स्वरूप देखा जाए ऊंट और लामा में केंद्रकयुक्त लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। यानी जितने भी स्तनधारी हैं उनमें रुधिर कणिकाएं जो होती लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। मात्र ऊंट और लामा ऐसे जंतु हैं जिनमें केंद्रकयुक्त लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है।
कौन से ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें लाल दुधिर कणिकाएं केंद्र के होते हैं? आप ध्यान रखना, ऊँट में या लामा, जो भी ऑप्शन दिया हो आप आसानी से कर सकते हैं। अब आरबीसी की अगर जो बात की जाए कार्य क्या है, तो आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है O2 यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा रुधिर का परिवहन होता है। तो आपने इससे पहले की वीडियो में हमने शोषण में बताया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगर जो वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ताकि आपको विज्ञान की सही समझ क्रम से समझ में आती रहे, फैक्ट टू फैक्ट, और कोई भी प्रश्न आपका जीव विज्ञान से मिस ना हो, क्योंकि पता नहीं कहाँ से कौन सा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, और चैनल सब्सक्राइब या नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर अवश्य करना तथा कमेंट करना। जो इसमें कोई समस्याएं हैं उसको हम पुनः सुधारने का प्रयास अवश्य करेंगे। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन दो खंडों से बना होता है, एक तो हिम होता है, दूसरा ग्लोबिन होता है। हिम क्या होता है? हिम एक वर्णक यानी रंग होता है। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। और एक वर्णक जो होता है आयरन तत्व के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आरबीसी देखा जाए रुद्राणु को 90% भाग यानी सर्वाधिक यही होती, 99% भाग यही आरबीसी ही बनाती हैं। पुरुषों में देखा जाए हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml में होती है, जबकि स्त्रियों में देखा जाए 10 से 13 ग्राम प्रति 100 ml में होती है। तीसरे कार्य की बात करें तो रुधिर की कमी से रक्त अल्पता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। अब एनीमिया रोग जो होता है वो विटामिन B6, B9, B12 की कमी से भी हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि क्यों होता, कैसे होता, इसको भी समझ लेते हैं। तो B6 में देखा जाए सामान्य एनीमिया होता है, B9 से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जबकि विटामिन B12 से पर्नीशियम एनीमिया होता है, जो सबसे खतरनाक यानी घातक होती है। अगर जो ऐसे पूछा जाए कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता, तो मुख्यतः आप B6 लिखेंगे, क्योंकि सामान्य एनीमिया B6 से ही होता है। इसके अतिरिक्त चलें तो आरबीसी CO2 का परिवहन में भी योग करती है। साथ में कुछ नोट फैक्ट है, उनको भी समझ लीजिए। हीमोग्लोबिन के स्तर को हेमोसाइटोमीटर से नापते हैं, यानी हीमोग्लोबिन का स्तर कितना है उससे हम किससे नापते हैं? हेमोसाइटोमीटर से नापते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम रुधिर का अध्ययन करते हैं उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। आगे चलिए, रुधिर बैंक में रुधिर रखते समय सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं। तो देखो यहाँ को समझना होगा कि रुधिर बैंक में कौन सा वो तत्व मिलाया जाता है जिसके कारण रुधिर संरक्षित होता है, तो आप कहेंगे सोडियम ऑक्जेलेट। कौन सी विज्ञान है? तो हेमेटोलॉजी। कौन सा मीटर है? तो हेमोसाइटोमीटर। तो ये बातें भी आप आसानी से समझ लीजिए। साथ में आपने रुधिर बैंक में सीरम का नाम सुना होगा, तो आइए चलिए सीरम को भी एक कुछ सेकंड में समझ लेते हैं। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन जो होता है उस प्रोटीन को अलग कर दें तो शेष प्लाज्मा जो बचता है उसी को हम सीरम कहते हैं। और ये जो सीरम होता है हल्के पीले रंग का होता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को अलग करने पर जो प्लाज्मा का शेष भाग होता है वही सीरम होता है। आगे चलिए, तो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते समय रुधिर में आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है, यानी आरबीसी का स्तर बढ़ जाता है, इसमें आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन का रंग बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का रंग जो है वैसे आप लाल मानते, लेकिन बैंगनी होता है रियल में, क्योंकि जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन मिलता है तब गुलाबी या चटक लाल होता है। और 10 ग्राम प्रति 100 ml से कम होने पर हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम हो जाए तो देखेंगे आप रक्त अल्पता रोग हो जाता है। तो ये सारी बातें जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं, और साथ में आप सारे नोट्स बनाते चलेंगे। अगर दूसरे कण की हम बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं, जिसे हम WBC यानी वाइट ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। तो इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। आइए चलते हैं। तो श्वेत रुधिर कणिकाओं में केंद्रक होता है, यानी इनकी जो कणिकाएं होती हैं उनमें केंद्रक उपस्थित होता है, यानी केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। इनकी संख्या 5000 से 11000 मिलीमीटर क्यूब होती है, यानी घन मीटर में होता है इनका आयतन। इनका जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। ये कणिकाएं शरीर का सिपाही कहलाती हैं। सिपाही क्योंकि ये शरीर की रक्षा करती हैं। इनको मुख्यतः 2 प्रकार से बांटा गया है। आइए चलते हैं। तो ये 2 प्रकार की कौन कौन सी होती है? एक तो कणिका युक्त WBC होती है, एक होती कणिका विहीन यानी कणयुक्त और बिना कणयुक्त। तो कणिका युक्त देखी जाए बेसोफिल्स, स्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स 3 प्रकार की होती है, जबकि कणिका विहीन जो है 2 प्रकार की लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होती हैं।
अब इनको हम समझते हैं डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो है शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें शरीर का हम सिपाही भी कहते हैं। बैसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट आदि जो कणिकाएं हैं जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, जबकि लिम्फोसाइट जो होती हैं ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं जो रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करती हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। तो यानी लिम्फोसाइट जो होती हैं एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती हैं, और जब एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाएगा जिससे शरीर में लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलते हैं। संख्या में सबसे अधिक डब्ल्यूबीसी कौन होती हैं? न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होती हैं। संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत उदरी कणिकाएं कौन होती हैं? 20 बैसोफिल्स होती हैं। आकार में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन होती है? मोनोसाइट होती है। आकार में सबसे छोटी देखी जाए तो ल्यूकोसाइट होती है। तो ये 4 फैक्ट्स भी कुछ पढ़ लेना। अब इसके आगे कुछ और फैक्ट्स की ओर चलते हैं। जैसे एड्स, आपने एक रोग सुना है। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जिसे हिंदी में हम उपार्जित न्यूनता प्रतिरक्षा सिंड्रोम कहते हैं। तो ये जो रोग है, रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है या तो समाप्त हो जाती है। यानी एड्स रोग में क्या होता है? मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र आपका नष्ट हो जाता है। अब एड्स में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट यानी T4 प्रभावित होती हैं या समाप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा रुधिर कैंसर होता है। रुधिर कैंसर को हम ल्यूकेमिया रोग कहते हैं, ल्यूकेमिया रोग के नाम से जानते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी का यानी रुधिर श्वेत उदरी कणिकाओं का स्तर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, एड्स जो है रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? उस विषाणु को आपको नाम बताना है। ये कमेंट में आप जरूर लिखना कि विषाणु जो एड्स विषाणु जो है किस विषाणु से रोग होता है। आप उस विषाणु का नाम जरूर कमेंट में भेजना। हमें ज्ञात करना है कि आप लोगों को पता है, नहीं तो हम फिर इसको बताएंगे। और तीसरे कणिकाओं की अगर जो बात करें तो जिनका नाम है रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। तो रुधिर प्लेटलेट्स देखा जाए केंद्रक रहित कण हैं। इनकी संख्या लगभग 1.5 से 4.5 लाख तक होती है, यानी 1.5 से लेकर 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। इनका जीवन काल देखा जाए तो लगभग 7 दिन होता है। इनकी प्रमुख कार्य देखा जाए रुधिर का थक्का जमाना है। यानी हमारे शरीर में रुधिर प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना। तो आपने जाना कि लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं, CO2 का परिवहन करती हैं, जबकि श्वेत रुधिर कणिकाएं हमारे शरीर में रक्षा का कार्य करती हैं, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स क्या करती है? रुधिर का थक्का बनाती हैं। अब चलिए हम थक्का को समझ लेते हैं। आखिर ये थक्का कैसे बनता है? रुधिर का जमता कैसे? थक्का बनना मतलब जमना यानी रुधिर का स्कंदन। तो आइए चलते हैं। रुधिर जमने की प्रक्रिया मुख्यतः 4 चरणों में पूरी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप समझिए कि आखिर रुधिर जमता कैसे है। तो फर्स्ट चरण यानी प्रथम चरण की ओर चलते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रथम चरण में देखा जाए आपकी चोट लगेगी, ऊतकों का फटना यानी ऊतक फटेंगे जिससे रक्त का स्राव होगा। और जब रक्त का स्राव होता है तो इस रक्त स्राव में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रुधिर कणिकाओं का स्राव होने लगेगा, और जिससे प्लाज्मा वाला जो भाग होता है, प्लाज्मा वाले भाग से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक प्रोटीन बनती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन जो बनी है ये दूसरे चरण में क्या होगा? सेकेंड जो स्टेप होती है उसमें प्लाज्मा का जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्लाज्मा में आपको हमने बताया था प्रोथ्रोम्बिन स्थित होता है, प्रोटीन होती है। ये प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आता है कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये तो लिखा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन पहुंचता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यानी प्रोथ्रोम्बिन उपस्थित होता है, इसको बदल देता है किसमें? थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब यही थ्रोम्बिन क्या करता है? पहुंचता है फाइब्रिनोजन के पास। थर्ड स्टेप में क्या होता है? यही थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजन के पास पहुंचता है और उसे फाइब्रिन में बदल देता है। फाइब्रिन में बदल देता है। और ये फाइब्रिन क्या होता है? फाइब्रिन एक जाल रूपी संरचना है। फाइब्रिन क्या है? जाल रूपी संरचना है। और इसी प्रकार चतुर्थ जो स्टेप है यानी चतुर्थ चरण है उसमें क्या होता है? यही फाइब्रिन रुधिर कणिकाओं को स्कंदित यानी जमाने करने लगता है, और जिससे सभी कणिकाएं आपस में उलझ जाती हैं और रक्त जम जाता है, तथा उस कटे हुए भाग में जहां पर आपका ऊतक फट गया है या कट गया है, रक्त का बहाव होने लगा है। बहाव हो जाए अगर जो रुके ना तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए क्या है? इस रक्त को स्राव को रोकने का बंद कर देता है, रुक का थक्का जम जाता है बाहर और रुधिर का स्राव बंद हो जाता है।
इस प्रकार आपने देखा कि रक्त का थक्का जमना भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 4 स्टेप में आपने देखा, सबसे पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा जो प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देगा और थ्रोम्बिन जो होता है ये पहुंचेगा फाइब्रिनोजन के पास, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देगा और यही फाइब्रिन जो है जाल रूपी संरचना है, सभी कणिकाओं को उलझा देती है, जाल रूपी संरचना बना लेती है और अंततः रुधिर का थक्का यानी रुधिर स्कंदित हो जाता है और रुधिर का स्राव भी बंद हो जाता है। कुछ नोट पॉइंट में चलते हैं। तो रक्त स्कंदन में कैल्शियम तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि कैल्शियम जो है क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने का काम कौन करता है, कैल्शियम तत्व भी भूमिका अदा करता है। इसके आगे चलें तो विटामिन के भी रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। क्यों? क्योंकि यकृत से फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के स्रावण को प्रेरित करती है, यानी विटामिन क्या करती है, यकृत से प्रभावित करती है, प्रेरित करती है कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन का स्रावण हो यानी बने। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार रक्त को आपने सारी बातें रक्त से संबंधित समझ ली होंगी। इसको आप फैक्ट टू फैक्ट पढ़ लीजिए और सारे नोट्स बना लीजिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो, और यूपी बोर्ड के जो हाई स्कूल के छात्र हैं वो भी सारे नोट्स तैयार कर लेंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। सारी चीज़ें समझ लीजिए और कहीं से भी प्रश्न एग्जामिनर पूछे आप हर तरीके से प्रश्न हल कर पाएंगे। यहाँ तक आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।